Good morning, student. Myself Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to teach you about ectopic pregnancy. तो आज हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन: फर्टिलाइज ओवम का गर्भाशय के अंदर विकसित ना होकर उसके बाहर फैलोपियन ट्यूब में या कहीं और विकसित होने को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जब भी फर्टिलाइज ओवम होता है वो उसे गर्भाशय के अंदर अगर विकसित नहीं होकर कहीं और विकसित होता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि आमतौर पर प्रेगनेंसी कैसे होती है। नॉर्मली कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान शुक्राणु व डिंब फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होते हैं और गर्भाशय के अंदर स्पंजी एंडोमेट्रियल अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाते हैं। यह अस्तर गर्भाशय में स्थित डिंब को पोषण प्रदान करता है। चलिए पिक्चर के माध्यम से हम देखेंगे नॉर्मली क्या होता है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी दिखाई गई है। नॉर्मली क्या होता है, जब जो मेल एंड फीमेल गैमेट की मेटिंग रिलेशनशिप होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन साइट है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट जो है सीलरी मूवमेंट के थ्रू ये यहाँ से नीचे आता है लोअर यूटेराइन में। यहाँ पे आ करके यहाँ पे आके चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। ये नॉर्मल केसेस में ऐसा होता है। एक्टोपिक केसेस में ये जो है यहाँ पे यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और यहीं पर फर्टिलाइज एग जो है, जो जाइगोट है, वो चिपक जाता है और यहीं पे डेवलपमेंट होता है। इस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन साइट के अकॉर्डिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइप्स होते हैं। जितने साइट पे प्रेगनेंसी होती है एक्टोपिक, उतने टाइप्स के होते हैं। तो देखते हैं इम्प्लांटेशन साइट्स: एक्स्ट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन। एक्स्ट्रा यूटेराइन मीन्स कि गर्भाशय के बाहर। एक्स्ट्रा यूट्राइन मीन्स कि गर्भाशय के बाहर। इंट्रा यूट्राइन मीन्स गर्भाशय के अंदर। इसमें एक्स्ट्रा यूटेराइन में ट्यूबल, ओवरियन, एब्डोमिनल ये सारे पार्ट आते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन में। तो इसमें ट्यूबल में सबसे ज़्यादा ट्यूबल में चांसेस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। ओवरियन 0.5% चांसेस होते हैं एंड एब्डोमिनल 0.1% चांसेस होते हैं। इंट्रा यूट्राइन में देखते हैं, इसमें सर्वाइकल 0.4% चांस होता है। कार्नुअल लेस देन 1% मीन्स कि इसमें बहुत कम चांस होता है। इंट्रा यूट्राइन में ज़्यादा एक्स्ट्रा यूट्राइन में ही होता है। अब हम देखेंगे पिक्चर के माध्यम से। इसमें देखिए ये एब्डोमिनल रीजन शो हो रहा है, इधर सर्वाइकल है। सर्वाइकल रीजन पे भी एक्टोपिक होता है, इधर कार्नुअल रीजन पे है, स्थमिक रीजन पे, ओवरी में है, फिमराइज में है, एम्पली मीन्स कि ये ट्यूबल जो है, ट्यूबल रीजन पे 95 to 96% ये ट्यूबल रीजन पे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी पाई जाती है। अब हम देखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कौन कौन से कारण होते हैं। पॉइंट फर्स्ट: अतीत में एक्टोपिक प्रेगनेंसी से जूझ चुकी महिलाओं में दोबारा इस तरह की प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। मीन्स जिस भी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी पहले हो चुकी है उसको होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट: 35 साल या उससे ज़्यादा की उम्र में प्रेग्नेंट होने पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट: जिन महिलाओं को पहले कभी पेल्विक या एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट: फैलोपियन ट्यूब में सूजन या संक्रमण जिससे ब्लॉकेज की संभावना होती है। अगर फैलोपियन ट्यूब में सूजन या संक्रमण है तो सीलरी मूवमेंट नहीं होगा और जो फर्टिलाइज एग है वो यूट्रस में नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट, अगर फैलोपियन ट्यूब पर कोई सर्जिकल प्रक्रिया की गई है तो यह अंडाणु के मूवमेंट में बाधा डाल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फैलोपियन ट्यूब में पहले कभी इन्फेक्शन होने की स्थिति में भी अंडाणु के मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, पेल्विक क्षेत्र या फैलोपियन ट्यूब के आसपास हुई सर्जरी भी इसकी एक वजह बन सकती है। मीन्स कि पेल्विक क्षेत्र जो है या फैलोपियन ट्यूब है उसके आसपास अगर कोई ऑपरेशन हुआ हो तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, जन्म से ही फैलोपियन ट्यूब के आकार का असामान्य होना। मीन्स अगर जन्म से ही फैलोपियन ट्यूब जो है वो सामान्य ना हो। अब हम देखते हैं लक्षण, इसके कौन कौन से लक्षण हैं जिससे पता चले कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा? अस्थानिक गर्भावस्था की शुरुआत में एक सामान्य गर्भावस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। मीन्स कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी सामान्य प्रेगनेंसी जैसे लक्षण ही दिखाई देते हैं। पॉइंट फर्स्ट, माहवारी ना होना, जी मिचलाना, थकान, स्तनों का संवेदनशील होना, बार बार पेशाब आना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, गंभीर और तेज़ रोड़ी दर्द व पेट दर्द, हृदय की तेज धड़कन, पीली त्वचा जैसे एनीमिया में होती है, सिर घूमना या चक्कर आना, योनि से अधिक रक्तस्राव, कुछ मामलों में कंधे में दर्द होना, पेट में रक्तस्राव से शरीर के डायफ्राम में जलन हो सकती है जिसके प्रभाव से कंधों में दर्द हो सकती है। मीन्स कि पेट में अगर रक्तस्राव हुआ है तो डायफ्राम में जलन होगी और उसके प्रभाव से कंधों में भी दर्द हो सकता है। सदमे के लक्षण, ये सारे लक्षण होने पर तुरंत एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जांच कराएंगे। गर्भवती होने पर अगर पेट में तेज दर्द, चक्कर या बेहोशी आए तो लापरवाही ना करें और फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अगर गर्भवती होने पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क मीन्स जिन महिलाओं में ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं। पॉइंट फर्स्ट, जिन महिलाओं को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो। पॉइंट सेकंड, जिन महिलाओं को ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस हो। नेक्स्ट, धूम्रपान करने वाली महिलाओं में इसकी आशंका बढ़ जाती है। मीन्स जो महिलाएं अगर सिगरेट या तंबाकू खाती हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, जिन महिलाओं में गर्भ निरोधक काइल लगवाई हो। मीन्स की जो भी प्रेगनेंसी जो IUD मैंने बताया है कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लगवाई हो, उनमें भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर प्रेग्नेंट होने के लिए ट्यूब की सर्जरी कराई हो, अगर पहले कोई ट्यूब की सर्जरी कराई हो, अगर 35 साल की उम्र के बाद गर्भवती हो। हालांकि कुछ मामलों में इसके कारणों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये इसके लक्षण जो हैं सेम प्रेगनेंसी की तरह ही होते हैं। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस जैसे मीन्स कि निदान। इसको कौन से टेस्ट कराएंगे, कैसे कंफर्म होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से निपटने के लिए डॉक्टर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का सहारा ले सकते हैं। योनि में एक डिवाइस डाला जाता है जिससे अंदर का भाग देखा जा सकता है। अगर फैलोपियन ट्यूब में भ्रूण दिखाई दे तो यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इसके अलावा सोनोग्राफी के जरिए भी गर्भाशय की जांच की जा सकती है। अगर प्रेगनेंसी की पुष्टि हो चुकी है और फिर भी गर्भाशय में भ्रूण दिखाई ना दे तो यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत है। अब हम देखेंगे रक्त परीक्षण के माध्यम से कैसे चेक करेंगे। इसके जरिए रक्त जांच में ECG का स्तर पता किया जाता है। ECG एक हार्मोन है जो गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होता है। अगर HCG का स्तर बहुत ज़्यादा है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है और लक्षण फिर भी बने हुए हैं तो यह टेस्ट दोबारा भी किया जा सकता है। मीन्स कि रक्त परीक्षण कराया जाता है, उसमें देखा जाता है HCG एक हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही देखा जाता है वुमेंस में।
तो HCG हार्मोन जो है उसका स्तर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मीन्स कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होता है, लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी में कम होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में HCG जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे कंफर्म होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैनेजमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो अब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। यदि एम्ब्रियो 4 सेंटीमीटर से कम का हो तो 50 mg मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन IM फर्स्ट डोज दिया जाता है। उसके बाद इसकी सेकेंड डोज 4 से 7 दिन बाद दिया जाता है। इसके साथ प्रोस्टाग्लैंडिन और पोटेशियम क्लोराइड दिया जाता है। मीन्स कि अगर एम्ब्रियो का साइज़ 4 सेंटीमीटर से कम है तो 50 mg मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वहाँ पे लगा दिया जाता है। उसके बाद 4 से 7 दिन बाद सेकेंड डोज देते हैं। उसके बाद डॉक्टर जितने दिन बाद एडवाइस करते हैं, 3rd डोज, 4th डोज, 5th डोज ऐसे करके देते हैं। तो जो मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन जो होता है, मेडिसिन जो होता है, उससे क्या होता है कि जो भी फीटस है जो डेवलप हो रहा था उसमें जो है सेल डिवीज़न को रोक देता है मेथोट्रेक्सेट, और वो बढ़ने नहीं पाता है और धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सेकंड, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी कितने टाइप्स की होती है। अगर एम्ब्रियो की साइज़ 4 सेंटीमीटर से अधिक हो तो सल्फिंजेक्टमी, सेगमेंटेशन, सल्फिंजेक्टोमी जो सूटेबल हो किया जाता है। इसमें सल्फिंजेक्टमी में क्या हो, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वहाँ पे कट करके जो भी एम्ब्रियो है उसको निकाल दिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। और सेगमेंटेशन में जहाँ पे हुआ होता है उसको निकाल देते हैं। सल्फिंजेक्टोमी में भी फैलोपियन ट्यूब में जो जहाँ पर होता है उसको निकाल दिया जाता है, और निकाल करके ये जो एनास्टोमोसिस जो पार्ट होता है दोनों ट्यूब का उसको जोड़ दिया जाता है बाद में। यहाँ सल्फिंजेक्टमी में जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें कम्प्लीटली फैलोपियन ट्यूब को काट करके निकाल दिया जाता है। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है नर्सेस की। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट मीन्स कि सर्जरी से पहले जो ऑपरेशन होना है मदर का, तो उसके पहले क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है। फर्स्ट पॉइंट, वाइटल साइन को चेक करना और रिकॉर्ड करना, मीन्स कि ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन को चेक करना और नोट करना। सेकंड पॉइंट, सर्जरी के 6 से 8 घंटे पहले मेडिकेशन बंद करना और मरीज को NPO में रखना। मीन्स कि जो भी मेडिसिन चल रहा हो फीमेल का उसको बंद कराना, और मदर को कुछ भी खाने पीने के लिए मना करना कि 8 घंटे पहले उसको कुछ खाना नहीं है, खाली पेट रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, मरीज के सभी संदेह को स्पष्ट करना और थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट देना। मीन्स कि मरीज के बहुत सारे डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करना और थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट देना। मीन्स कि जो भी पेशेंट का जो भी ड्रेस है उसको चेंज कराना और सब कुछ उसे बता देना क्लियरली। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना। मीन्स ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है क्योंकि हो सकता हो सर्जरी के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़े, ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़े, तो ब्लड सैंपल से ब्लड ग्रुप और सब कुछ पहले से ही क्लियर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मरीज को उसके सर्जरी के बाद जो प्रॉब्लम हो सकती है बताना। मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है और जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको क्लियरली बताना कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे कि वो वीमेन जो है वो प्रिपेयर रहे पहले से। नेक्स्ट पॉइंट, सर्जरी वाले हिस्से को रेडी करना। जहाँ पे जिस एरिया में सर्जरी होना है उसको रेडी करना, उसको क्लीन करके रखना। इम्पटी, बाउल एंड ब्लैडर, अगर
फ़ीमेल जो है वो ठीक ठाक है, हेल्दी है, अगर खुद से कर सकती है तो वो खुद से कर ले, अदरवाइज़ अगर वीक है तो उसको एनीमा देना। नेक्स्ट कैथेटराइज टू पेशेंट को कैथेटर लगाना, यूरिनरी कैथेटर लगाना, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। टेक रिटर्न कंसेंट लेना होता है, मीन्स कि एक पेपर पर रिटर्न कंसेंट लेना होता है, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। पुट रिकॉर्ड ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट इन हॉस्पिटल फाइल, जितने भी टेस्ट हुए हैं मदर के, जितने भी टेस्ट हुए हैं फीमेल्स के, उसको हॉस्पिटल के फाइल में अच्छे से लगा के रखना। अब हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, मीन्स कि आफ्टर सर्जरी, ऑपरेशन के बाद क्या क्या करना होता है। सर्जरी के बाद वाइटल साइन को चेक करना, वाइटल साइन को तुरंत चेक करते हैं। पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करना और आरामदायक स्थिति में लेटाना। प्रत्येक 4 घंटे बाद पोजीशन चेंज करना, जिससे कि बेड सोर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर के अनुसार दवाएं देना, जो भी दवाएं डॉक्टर ने एडवाइस किए हैं, इंजेक्शन, IV फ्लूइड सब देना पेशेंट को। नेक्स्ट पॉइंट, 1 घंटे बाद सर्जरी के वाइटल साइन चेक करना कि पेशेंट सुटेबल है, स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट, प्रत्येक 6 घंटे पर ड्रेसिंग चेंज करना, ड्रेसिंग के पहले और बाद में हैंड वॉशिंग करना। थैंक यू।